स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अमेरिका जो खुद को फ्रीडम और लिबर्टी का देश कहता है, वहां पर वो एक आर्मी डिक्टेटर को बुला करके पाकिस्तान के और वहां से चुनौती दिलवाता है भारत को। पाकिस्तान कहता है वहां से आसिम मुनीर के रूप में कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। कितना इररिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की तरफ से, यूएसए की तरफ से। ये पूरी दुनिया देख रही है और यूएसए पाकिस्तान दोनों को इसका जवाब देना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर ये दूसरी मीटिंग है, दूसरी विजिट है आसिम मुनीर की टू पाकिस्तान। क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और क्यों डिक्टेटर्स जा रहे हैं? वहां से ये चुनौती देने का मतलब क्या है? क्या इंडिया ब्लैकमेल हो जाएगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल? क्या ये पहली बार पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल नहीं। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी ने इसका 2 टूक जवाब भी दिया है और भारत इसको जानता है मुशर्रफ के टाइम से किस तरीके से वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने भारत पर लगाया एक 25% का टैरिफ और उसके बाद जब भारत ने वो भी नहीं मानना चाहा तो उसके ऊपर 25% का और उन्होंने लगा दी पेनल्टी 50%। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरीके से भारत के ऊपर अपना एक दबाव बनाए, तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान का इस्तेमाल आज से नहीं हमेशा से यूएस से करता आया है। सवाल यह है कि वाई यूएस लव्स पाकिस्तान, क्योंकि यूएसए जो है इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का और पाकिस्तान बार बार यूएसए की गोदी में जाके बैठ जाता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, वेपन्स चाहिए, आईएमएफ का बेल आउट चाहिए। तो नेशन को ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान को, आसिम मुनीर जी को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई पहली बार इस तरीके से कर नहीं रहे हैं, वो एक इस्तेमाल हो रहे हैं यूएसए के लिए। सो दिस डेमोक्रेसीज फेवरेट डिक्टेटर, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं यूएसए खुद को, और वो डिक्टेटर्स के साथ क्यों जा करके साझा करता है अपना रिलेशन, हम ये भी समझेंगे आज की वीडियो में। पहले हम समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स कही आसिम मुनीर जी ने। आसिम मुनीर जी कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर वो कहते हैं कि जब भारत ने पहलगाम अटैक का जवाब दिया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी से उनका पानी रोकेंगे, हम एक डैम बनाएंगे। तो आसिम मुनीर कहते हैं कि डैम जो है, कश्मीर का मुद्दा वो इनकम्प्लीट है, इंटरनेशनल इशू है जो कि अभी अनफिनिश्ड है। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वो पुख्ता हो चुका है। और आसिम मुनीर को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि हम, अगर भारत ने डैम बनाया नदियों पर, इंडस रिवर पे डैम बनाया भारत ने, तो वो उसको 10 मिसाइल से फारिग कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास मिसाइल्स की कमी नहीं है। तो मैं ये बता दूं उनको कि भारत के पास भी मिसाइल्स की कमी नहीं है, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो, चाहे वो ब्रह्मोस की क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स हो। पूरे वॉर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कभी भी न्यूक्लियर धमकी नहीं दी है, जो कि ये देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये भारत की जागीर नहीं है, उन्होंने कहा कि ये कोई फैमिली मैटर नहीं है भारत का। Said that Indus River is not India's family property. We have no shortage of missiles. ये चुनौती नहीं है तो क्या है? भारत इसका जवाब देगा। उसी के साथ इन्होंने एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर करते हुए, अपने ऊपर तंज कसते हुए, इन्होंने एक सही बात कह दी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे कि उन्होंने सही बात कही। उन्होंने कहा भारत एक मर्सिडीज की तरह है जो फरारी की तरह चलती है रोड पर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। भारत में लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, लोगों के पास अधिकार है और अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा है। जो कि इन्होंने उसके बाद अपना कंपैरिजन किया पाकिस्तान का कि वो एक डम ट्रक की तरह है जिसके अंदर सिर्फ मिट्टी या ग्रेवल्स भरे हुए हैं, जिसके अंदर कोई काम की चीज नहीं है। और अगर वो टकराता है एक मर्सिडीज के साथ तो नुकसान किसका होगा? यानी कि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, ना सोशल है, ना पॉलिटिकल है, ना इकोनॉमिक है। उनके वहाँ माइनॉरिटी राइट्स बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की व्यवस्था तो आप जान ही रहे हैं कि अभी आईएमएफ का बेल आउट पैकेज लिया उन्होंने, और एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और दूसरी तरफ ये पहुंच गए थे पैसा मांगने कि हमें किसी तरीके से यूएस से मदद कर दे कि हमें बेल आउट मिल जाए। अब आप समझिए, इन्होंने कहा कि इंडिया इज शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन अ हाईवे लाइक फरारी। अगर फरारी की तरह हमारी मर्सिडीज जाती है
तो द ट्रक हिट्स द कार, हु इज गोइंग टू बी द लूजर। बिल्कुल सही बात है, भारत का नुकसान ज्यादा होगा, इकोनॉमिक लॉस। भारत कभी भी न्यूक्लियर धमकी नहीं देता है, भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। कन्वेंशनल वॉर, और हम वॉर तब तक नहीं करते हैं जब तक आपके इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में आकर के निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते हैं। और इंडिया ने इसके बाद भी जब जवाब दिया तो इंडिया ने कभी भी उनके टूरिस्ट पे या उनके नागरिकों पे अटैक नहीं किया। भारत ने उनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, जहां पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग्स होती थी वहां पर अटैक किया भारत ने। आसिम मुनीर जी के बारे में सब जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। अप्रैल में इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, स्पीच दिया जो कम्युनल टेंशंस को बढ़ा दे, और उन्होंने वो पुरानी जिन्ना की थ्योरी, टू नेशन थ्योरी को दोबारा रिवोक किया ताकि उनको सपोर्ट मिल सके लोगों का, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है नहीं, नौकरियां वहां पे है नहीं। सो टू नेशन स्पीच दिया, और उसके तुरंत बाद होता है 16 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक, और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई में भारत ने 12 मई को इंडिया ने स्ट्राइक किया और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी हमने। उसके बाद से इन्होंने खुद को ही कह दिया कि हम वॉर जीत गए और ये भाग गए यूएस से। इस तरीके से आसिम मुनीर को रिस्पॉन्सिबली खुद को होल्ड करना चाहिए, और इसके लिए भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आज 11 अगस्त को ही इंडिया ने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी ने इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक न्यूक्लियर कमांड स्टेट, उसको दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि वो किस तरीके से कह रहा है कि ये चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये आधी दुनिया के लिए चुनौती है। पाकिस्तान जो पहले टेरर को स्पॉन्सर करता था, अब पैसे ले रहा है डायरेक्टली एक टेरर स्टेट की तरह। आज इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि मिलिट्री, जो वहां की मिलिट्री है वो हैंड इन ग्लोव विद टेररिस्ट है। इसका मतलब मिलिट्री और टेररिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है अब। तो बड़े सलीके से इसका जवाब दिया गया। और सॉइल ऑफ अ फ्रेंडली थर्ड कंट्री, भारत अमेरिका के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशन में था। हम क्वाड के मेंबर्स थे, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स करी हैं, चाहे वो आर्टेमिस एकॉर्ड हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो, चाहे 2023 में G20 मीटिंग के दौरान हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया हो। इन सारी टेक्नोलॉजीज के बाद में एक फ्रेंडली सॉइल, एक फ्रेंडली देश के वहां से खड़े होकर के ये भाषण पाकिस्तान को देने नहीं देना चाहिए था। यूएसए पर भी सवाल है इसका। ये एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। इंडिया ने क्लियर कहा कि अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है तो भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि भारत जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और इंडिया फर्स्ट को पहली प्रायोरिटी देगा, आज भी हमेशा भी। और अब हम जानने की कोशिश करते हैं जरा कि ऐसा क्या है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बड़े करीब क्यों रहना चाहता है यूएसए। यूएसए का ये जो अफेयर है पाकिस्तान के साथ, जानते हुए कि ये मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, ऐसा क्या है इसमें समझते हैं कि जब आज़ादी मिली थी 1947 में, 1 मंथ बिफोर द पार्टीशन, तो ब्रिटिशर्स ने एक थॉट प्रोसेस रखा था दिमाग में, उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारत एक बहुत बड़ा उसका साइज है, लैंड मास है साउथ एशिया में, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी होगी, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। पाकिस्तान की लोकेशन है वो मैटर करती है। पाकिस्तान जिस जगह पर है, आप वहाँ से देखेंगे अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के रास्ते जो खुलते हैं वो मैटर करता है। वहां से जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं वो मैटर करती हैं यूएसए के लिए। तो यूएसए अपने एक बैकयार्ड की तरह, एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को। 909 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर करता है ईरान के साथ। यूएसए बार बार कहता है पाकिस्तान से कि तुम मत सपोर्ट कर देना ईरान का। पाकिस्तान को एक ग्राउंड की तरह यूज करता है, अभी से नहीं। जब हमने देखा था कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत फोर्सेस के अगेंस्ट भी पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है। गेटवे टू द पर्शियन गल्फ, जो थ्योरी ऑफ रिमलैंड है, वो भी कहती है कि वाटर बॉडीज को कंट्रोल करना है, हमको वहां के गेटवेज को कंट्रोल करना है। और उसके बाद 2600 किलोमीटर का बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में आप ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से देखेंगे कि वहां पे भी वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने गए थे, उल्टे पैर दौड़ के आना पड़ा उनको। और बैकयार्ड क्या है, इस्तेमाल किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान पे अमेरिका को तब भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है एक पॉन की तरह, सिर्फ शय दे रहा है उसको यूएसए। और ये चीज पाकिस्तान के नागरिकों को भी पता होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पाकिस्तान तक भी जाए तो आप भी, जो वहां के सिटीजन है, वो भी कमेंट करके बताएं कि उनकी कितनी रजामंदी है इसमें। इट इज क्लोज टू ऑयल रिच अरेबियन पेनिनसुला।
अब अरेबियन पेनिनसुला में जहाँ पे तेल है, जो तेल के कुओं को 20वीं शताब्दी में कंट्रोल करता था, वो दुनिया को कंट्रोल करता था। तो ऑयल इज़ द न्यू पावर, अब तो बहुत जगह पे है। और यहाँ पर बता दूं मैं, पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारे पास भी बड़ा तेल मिला है। गोल्ड की माइंस है जहाँ पे यूएसए निवेश करने जा रहा है। ये भी एक मजाक की बात है जिस पे इंडिया ने हंसते हुए जवाब दिया कि कोई भी तेल नहीं है वहाँ पर। Close to oil-rich Arabian Peninsula, what Britain called the wells of power, the wells of power. इसकी वजह से यूएसए को पता है इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिया क्रेडिबल पावर है, और इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी को बेचने के लिए तैयार है, और एक बार नहीं कई बार बेचा है। इसकी हिस्ट्री अभी हम देखते हैं। गिलगिट बल्तिस्तान जो रीजन है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये मैप पे आप जो को दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये वो रीजन है जिसको हम कहते हैं सक्शगम वैली। सक्शगम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया, और यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे। इस ग्लेशियर का इस्तेमाल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में होगा जो चाइना आगे इस्तेमाल करने वाला है, और उसकी एवज में चाइना बार बार पाकिस्तान की मदद भी करता है। जो हमने देखा था PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की भारत के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो किसने मैन्युफैक्चर की थी? चाइना ने मैन्युफैक्चर की थी। सो यहां पर ये जो सक्शगम वैली है ये चाइना को दे दी पाकिस्तान ने, और इंडिया ने बहुत क्लियर कर दिया 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और अगर अगली बार बात होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी, जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं बात होगी। और इस एरिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं जहां पे मुजाहिदीन ट्रेन होते हैं और इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, जिसके थ्रू ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी लेकर के पाकिस्तान भारत में घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और इंडिया इसको ग्लोबल स्टेज पे एक बार नहीं कई बार बता चुका है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स किस तरीके से वहां की मिलिट्री इनके टेरर स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। सो ये जो रिमोट माउंटेन्स हैं, जो बॉर्डर है चाइना के साथ, इसके वजह से ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन जाती है पाकिस्तान की। गिलगिट बल्तिस्तान जो ट्रिक 1948 में देखी गई थी, उसको वेस्ट किस तरह से देखता है? वेस्ट मतलब यूएसए, यूरोप, वो किस तरीके से देखता है? वो इसको एक बफर स्टेट की तरह देखता है। वहां से रास्ता अफगानिस्तान, ईरान और चाइना तीनों के लिए खुलता है। उसको एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है रशिया के अगेंस्ट, और इसलिए उनको वो चीज चाहिए। भारत इसको देखता है एक परमानेंट लॉस, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है उस रास्ते की। अब वो रास्ता हमारे लिए बंद दिखता है क्योंकि हमें जो पुराना सिल्क रूट था वो हमारे लिए बंद हो गया। तापी गैस पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। वो एनर्जी की पाइपलाइन क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि अमन चैन से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सोवरेनिटी पे काम करें। तो तापी गैस पाइपलाइन आज भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। इस सबको देखते हुए क्लियर कट होता है कि यूएसए का ये रवैया आज से नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये एक उसकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है यूएसए की, और पाकिस्तान केवल इस्तेमाल हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने कहा था, एक डिक्टेटर था कैरेबियन में, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनको कहा था कि ये डिक्टेटर है, ही इज अ बास्टर्ड बट ही इज आर बास्टर्ड। इसको हमने बनाया है, हमने सिखाया और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम जब तक चाहेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उसको उठा के फेंक भी दिया उन्होंने। आप समझ गए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वो कैरेबियन कौन था। तो वॉशिंगटन की अप्रोच बहुत क्लियर है पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि इस तरीके से वो किसी डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं कर सकते। वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम करना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से भारत में इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट्स जो मिनिस्ट्री के हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जवाब देते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जवाब देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री डिक्टेटर जवाब दे रहा है, और चुनौती इस प्रकार से दे पा रहा है। ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है? द बिलवेड डिक्टेटर्स, जरा देखा जाए, समझा जाए, इसको हिस्ट्री को समझा जाए कि किस तरीके से ये मुनिर के लिए फिर से रिपीट होगी। 1958 में आयूब खान का कू होता है और पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर बन जाते हैं आयूब खान, और उन्होंने 3 लेटर्स का एक फॉर्मूला बनाया, और वहीं इस फॉर्मूले से आप समझिए 1958 से चीज दिख जाती है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। तो आर्मी और अमेरिका का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो रिलेशन है, इन्होंने खुद ही बता दिया था सबको। और जैसे ये रिलेशन स्टैब्लिश होता है, किस लिए स्टैब्लिश होता है? वेपन्स और पैसे, $1 बिलियन के लिए स्टैब्लिश होता है। तो उसके बाद पाकिस्तान तुरंत
इनके सारे मिलिट्री एजेंसीज का काम करना शुरू कर देता है। यूएसएसआर उस समय था, उसके अगेंस्ट, सोवियत के अगेंस्ट वो पैक्ट कर लेता है सीटो और सेंटो टू काउंटर सोवियत। आयूब खान के बाद हम देखते हैं जिया उल हक, जिसने जिहाद को एक जैकपॉट की तरह यूज किया सीआईए के लिए। सोवियत यूनियन ने जैसे ही अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, वैसे ही जिया ने पाकिस्तान को सीआईए की जिहाद फैक्ट्री बना दी कि भाई आप कैसा भी जिहाद चाहिए, आपको अगर सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है अफगानिस्तान में तो आप यूज कीजिए हमारे पाकिस्तान को। और यूएसए ने क्या दिया पाकिस्तान को? फिर से वही चीज, $3.2 बिलियन 10 साल के अंदर उनकी इकोनॉमी को दिए, और आदत पड़ गई पाकिस्तान को इस फ्री के पैसे के लिए। और उनको पता चल गया कि जब भी हम यूएसए से पैसा मांगेंगे और हम उनका कहना मान जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे यूएसए के लिए, तो हमें पैसे और वेपन्स मिल जाएंगे। कभी पाकिस्तान ने खुद अपने नेशन को ग्रो करने की और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने, यूएसए ने मुजाहिदीन फाइटर्स का इस्तेमाल किया, उनको स्ट्रिंगर मिसाइल्स दी। किस लिए दी? कि वो शूट डाउन कर सकें सोवियत हेलीकॉप्टर्स को। ये था एक टाइम पीरियड जिया उल हक का। उसके बाद मुशर्रफ साहब थे, जो कारगिल वॉर 1999 का कारगिल वॉर, उसके बाद से उन्होंने टेरर को एक डॉक्ट्रिन की तरह इस्तेमाल किया। और पहली बार उन्होंने एक बात बोली कि न्यूक्लियर स्टेट है हम, और धमकी दी। तो ये आसिम मुनीर की धमकी पहली नहीं है, ये पहले भी दी जा चुकी है। और इंडिया इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बहुत अच्छे से जानता है कि इसका जवाब किस तरीके से देना है। और मुशर्रफ उस समय जाके मेंबर बन जाते हैं मेजर नॉन नाटो एलाई। नाटो तो बन ही नहीं सकते हैं वो अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से, तो वो नॉन नाटो एलाई बन जाते हैं। यानी कि वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम कितना क्लोज हो सकते हैं यूएसए के, और यूएसए को ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, जवाब भी देना पड़ेगा। आज नहीं कल पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा इसका। तो आसिम मुनीर को अपना मोमेंट मिलता है 2025 में, जब बहुत डीपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं। इजराइल हमास का इशू, इजराइल ईरान का इशू, और ईरान में फैसिलिटी यूज करने के लिए जरूरत किसको पड़ती है? यूएसए को, क्योंकि यूएसए अपनी बंकर बस्टर मिसाइल ले जाके वहां की नटान्स और फॉरवर्ड फैसिलिटी पे गिराता है। बैकयार्ड में किसका इंटेलिजेंस यूज हो रहा होता है? पाकिस्तान का यूज हो रहा होता है। और पाकिस्तान को पता होता है कि हम जब भी पैसा मांगेंगे हमें मिल जाएगा। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत जो आसिम मुनीर है वो कहां भाग के जाते हैं? जाते हैं यूएसए। कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, आप वॉर रुकवा दीजिए। आसिम मुनीर वहां पे जाते हैं और वहां पे डिनर टेबल पर खाना नहीं सर्व होता है, एक स्ट्रैटेजिक बार्गेनिंग चलती है। वो डिनर टेबल में सर्व होता है, तो मेन्यू में वो है स्ट्रैटेजिक बार्गेन। कुछ चीजें पाकिस्तान को चाहिए थी और कुछ चीजें अमेरिका को चाहिए थी। पाकिस्तान को क्या चाहिए था? हथियार चाहिए थे। उनको चाहिए था आईएमएफ से कुछ पैसे मिल जाए, बेल आउट हो जाए जो हमने लोन लिया हुआ है, और कश्मीर के मुद्दे को गर्म रखा जाए, उसमें कुछ ना कुछ बात की जाए जिसमें यूएसए बस सपोर्ट करता रहे पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भी हल नहीं चाहिए इस समस्या का। पाकिस्तान इस मुद्दे को बस बातों में उलझाए रखना चाहता है। और यूएसए को चाहिए था पाकिस्तान का एयरफील्ड, वहां से चाहिए थी उसको जानकारी। कई बार यूएसए ने इंडिया पे भी दबाव बनाने की कोशिश की है कि हमको कोई आप जगह दीजिए जहां से हम चाइना पे नजर रख सके। इंडिया ने कहा हम अपने किसी भी नेबरहुड कंट्री के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, हम इस तरीके से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इंडिया ने क्लियर कट मना कर दिया। इंडिया ने यह तक भी कह दिया है हमें आपका F-35 नहीं चाहिए। $3.6 बिलियन की डील, अभी डिफेंस डील अटकी हुई है। इंडिया ने अभी हाँ भी नहीं की है, ना भी नहीं की है। इंडिया ने कहा कि अगर आप हमारा हाथ मरोड़ेंगे ट्रेड डील के लिए तो हम भी डिफेंस डील में सोचेंगे और फिर बताएंगे आपको। सो यूएसए ने उनसे मांगा एयरफील्ड्स, पाकिस्तान ने दे दिया। उनसे पूछा कि हमें इंटेलिजेंस चाहिए आपके एयरबेस के ऊपर, इन्होंने कहा ले लीजिए। एंड प्रॉमिस टू अवॉइड हेल्पिंग ईरान, कि बैकएंड से कभी भी ईरान का सपोर्ट मत कर देना, क्योंकि ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये एक अपने आप में एक एक्सेस है जिससे यूएस हमेशा डरता आया है। तो उसे पता है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान अपने देश की इंटीग्रिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा बेचने को तैयार रहता है। तो ये सौदा होता है वहां पर। और इसीलिए दूसरी बार जब ये आसिम मुनीर जाते हैं वहां पर, वो सीनियर ऑफिशियल से मिलते हैं और उनको ये हिम्मत आती है कि वो यूएसए की मिट्टी में बैठ करके इस तरीके की चुनौती दे पाएं। तो दिस इज जिया 1979 में, मुशर्रफ
एक में और ऑल ओवर अगेन बैंकरप्ट पाकिस्तान मुनिर के टाइम पे भी वही ओल्ड ट्रिक दोबारा प्ले करने की कोशिश करते हैं। मैं ज़रा बता दूं, जिया प्लेन क्रैश में मारे गए और मुशर्रफ एग्जाइल में रहते रहते चले गए। कुछ मुनिर का भी मोमेंट बहुत पास आ रहा है। एक लॉजिक है जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसका एक डिसाइसिव रोल इस क्राइसिस का इशू का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो सकता है। लॉजिक ये है कि यूएसए को पता है कि किसी भी डिक्टेटर के साथ बात करना, डील करना ज्यादा आसान है बजाय कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ डील करना। जैसे कि भारत में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो लोगों के बारे में सोचती है, पीपल्स फर्स्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। जबकि डिक्टेटर्स किसके बारे में सोचते हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ईजियर टू डील विथ देन द मेसी पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट के साथ वो डील करना भी नहीं चाहते हैं। कभी यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया उन्होंने? अभी नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? दूसरी बार भी उन्होंने उनके डिक्टेटर को बुलाया है, उनके फील्ड मार्शल आर्मी को बुलाया। वहां पे क्या नेवी काम नहीं करती? क्या इंडियन एयरफोर्स काम नहीं करती? नहीं, उनको क्लियर कट पता है जो डिक्टेटर कंट्रोल कर रहा है चीजें, हम उसी को बुलाएंगे। मिलिट्री रूल्स कैन गिव सीक्रेट डील्स विदाउट पब्लिक डिबेट। तो उनको जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए पाकिस्तान के द्वारा वो यहां से मिल जाएगी, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस। जबकि जहां पे डेमोक्रेसी फंक्शनल होगी, जहां पे लोग सवाल पूछ सकते हैं अपने सरकार से, वहां पे आपको ये चीजें नहीं मिल सकती हैं। भारत में भी कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारी डील्स के ऊपर सवाल उठते हैं। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, यहां पर ये सारी चीजें मिसिंग है और ये चीज यूएसए बहुत आसानी से जानता है। इसीलिए बार बार पाकिस्तान को उठा के अपनी गोदी में बैठाता है और इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान's लोकेशन इज स्टिल प्राइम और यहां से ही वो अपने एम्पायर को बिल्ड करना चाहता है टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स ईरान। भारत के लिए एक समस्या है। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कितनी बार हमने यूनाइटेड नेशंस में भी जाकर के बोला कि टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है पाकिस्तान, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर, किसने साथ दिया? भारत का। भारत खुद अपने लिए खड़ा रहा। पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए तुर्की भी आया, चाइना भी आया। यूएसए कहां था उस समय? यूएसए सिर्फ मीडिएशन के टाइम, सीज फायर के टाइम आता है और वो भी पाकिस्तान जाकर के बुलाता है कि हमें पैसे दिलवा दो, आ जाओ। तो इंडिया आज जानता है कि हम किस तरीके से अपने लिए खड़े हो सकते हैं। तो वेस्टर्न साइलेंस ऑन पाकिस्तान एक चैलेंज है भारत के लिए, आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिलियंस इन एड इनडायरेक्टली फंड एंटी इंडिया इंसर्जेंसी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं पाकिस्तान के, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट से जो काम कर रहे हैं, तो उनको ये जो फंडिंग मिलती जा रही है, भारत को उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल शील्डिंग ऑफ रावलपिंडीज वॉर क्राइम्स, उनके क्राइम्स को कोई कमेंट करने नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने डायरेक्ट सपोर्ट दिया? लोगों ने यह कहा कि बस इंडिया को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार था, पाकिस्तान को खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ यूएसए को भी दिमाग में रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि और क्या कर सकता है भारत इस न्यूक्लियर स्टेट की धमकी के जवाब में। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। आप जरूर वीडियो को पॉज करें और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई विल डेफिनेटली लाइक द कमेंट। ये एक मेंस का क्वेश्चन है। द ब्रिटिश स्ट्रैटेजिक रैशनेल बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947, जो 1947 में पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, उसके पीछे जो लॉजिक था जो मैंने अभी आपको बताया, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? यूएस की फॉरेन पॉलिसी कर रही है। कहां पे? साउथ एशिया में। आप इसको एग्जामिन कीजिए इस स्टेटमेंट को कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम, चाहे वो जिया उल हक हो, चाहे वो आसिम मुनिर हो, इसका क्या इंपैक्ट भारत पे पड़ रहा है और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। एक मेंस का क्वेश्चन 250 शब्दों में, एक एनालिटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, आप इसका आंसर जरूर प्रैक्टिस करें। एक बहुत बड़ी मेगा सेल एंड वंस इन अ ईयर सेल है ये। 47% ऑफ मिल रहा है आपको स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पे। आप यूज कीजिए कोड ART Live, ART Live, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 47% ऑफ रेयरली होता है, कभी भी होता है। इंडिपेंडेंस डे सेल है ये, 15 अगस्त के पहले आपको लेना है। चाहे वो आप यूपीएससी के कोई भी कोर्सेज में लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या हिंग्लिश, तीनों भाषाओं में, या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, स्टेट PCS या जुडिशरी, सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है, ये एप्लीकेबल है। और ART Live का इस्तेमाल करें इस कोड का मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।